बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, ये बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं और ये इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मैनेज करने का काम करते हैं। दूसरा है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर T3 हार्मोन, T4 हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को मैनेज करने का काम करते हैं। अगर इन दोनों ग्लैंड्स के अंदर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम या किसी भी टाइप का खराबी आ जाता है, तो इसी प्रॉब्लम की वजह से दो मेन टाइप के डिजीज होना चालू हो जाते हैं। पहला है डायबिटीज एंड दूसरा है थायराइड डिजीजेस जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। इस चैप्टर के अंदर हमें इन दोनों डिजीज के डेफिनेशन, एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है इन सब डिजीज का, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर हम डायबिटीज के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। हम सभी को पता है कि डायबिटीज के दौरान हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाता है और इसी बढ़े हुए शुगर लेवल की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन भी प्रोड्यूस होने लगता है। नॉर्मल पर्सन के अंदर फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल होता है 70 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड आफ्टर मील ब्लड शुगर लेवल होता है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर इससे भी कम। लेकिन अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है तो ऐसे पेशेंट के अंदर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होता है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर इससे भी ज्यादा एंड आफ्टर मील ब्लड शुगर लेवल होता है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर इससे भी ज्यादा। इसका हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder characterized by persistent high blood sugar level resulting from either deficiency of insulin secretion, resistance to insulin action or both. Diabetes mellitus एक टाइप का क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिस दौरान हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का पूरी तरह से डेफिशिएंसी हो जाता है या तो हमारा बॉडी इंसुलिन के एक्शन को पूरी तरह से रोक देता है, पूरी तरह से रेजिस्ट कर देता है और इन्हीं दोनों वजह से हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल काफी ज्यादा हाई होना चालू हो जाता है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अबाउट डायबिटीज। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि डायबिटीज किन वजह से होता है, इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। Type 1 diabetes occurs due to destruction of the pancreatic beta cells, which leads to insulin deficiency. Type 2 diabetes occurs due to obesity, sedentary lifestyle, and family history. In this condition, insulin resistance develops in muscle, fat, and liver. Initially, the pancreas compensates by secreting more insulin, but over the time, the beta cells become exhausted, resulting in insulin deficiency, which causes hyperglycemia or high blood sugar level. Diabetes can also occur during pregnancy due to hormonal changes, which is called gestational diabetes. डायबिटीज थ्री मेन टाइप्स के होते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज एंड तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज। हमारे पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, अगर ये बीटा सेल्स डैमेज हो जाए या इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो डैमेज की वजह से ये बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और जब ये इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा। इसी इंसुलिन के डेफिशिएंसी की वजह से किसी भी इंसान को या किसी भी पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, तो टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर ओबेसिटी की वजह से हो जाता है, यानी कि अगर किसी इंसान का वेट काफी ज्यादा है तो ऐसे इंसान को टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अगर किसी इंसान का लाइफस्टाइल काफी सीडेंटरी है, यानी कि वो इंसान काफी कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो ऐसे इंसान को भी टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। या फिर अगर किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है डायबिटीज की, यानी कि अगर पेशेंट के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज रह चुका है, तो काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ऐसे टाइप के पेशेंट को भी टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज के दौरान मसल्स, फैट एंड लीवर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है और इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से हमारे पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, ये और ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि ब्लड शुगर लेवल मैनेज हो सके। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये बीटा सेल्स
और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है। और जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन भी प्रोड्यूस होने लगता है। अगर हम बात करें जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़्यादातर फीमेल पेशेंट को होता है। जब फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं, तो उस दौरान उनके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। इसी वजह से पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज़, को आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि डायबिटीज के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस इंक्लूड फटीग, वीकनेस एंड इरिटेबिलिटी। पेशेंट्स कॉमनली एक्सपीरियंस पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। हाई ब्लड शुगर लेवल leads to glycosuria, hyperglycemia, and sometimes ketoacidosis with ketonuria. Other symptoms include slow wound healing, frequent infections, blurring of vision, generalized itching, and complication like diabetic retinopathy. जब किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को फटीग होने लगता है, बॉडी वीक हो जाती है एंड इरिटेशन भी प्रोड्यूस होने लगता है। डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया काफ़ी कॉमन होता है, यानी कि डायबिटिक पेशेंट को यूरिनेशन काफ़ी एक्सेस अमाउंट में होता है, पेशाब बार बार आता है और ऐसे पेशेंट को बार बार भूख लगने लगता है। कुछ डायबिटिक पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके बॉडी के अंदर हमें वेट लॉस कंडीशन भी दिखाई देता है। हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से पेशेंट को ग्लाइकोस भी हो जाता है, यानी कि पेशेंट के यूरिन के अंदर शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने लगते हैं। हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन भी प्रोड्यूस हो जाता है। कुछ डायबिटिक पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके बॉडी के अंदर कीटो एसिडोसिस कंडीशन प्रोड्यूस होने लगता है, यानी कि पेशेंट के बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लड काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इसी के साथ साथ डायबिटिक पेशेंट को कीटोन यूरिया कंडीशन भी होने लगता है, यानी कि पेशेंट के यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज का प्रेजेंस हमें दिखाई देने लगता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका वुंड हीलिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है, यानी कि अगर डायबिटिक पेशेंट को चोट लग जाता है, तो वो चोट ठीक होने में, हील होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। कुछ डायबिटिक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगता है। डायबिटिक पेशेंट के विजन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि कुछ डायबिटिक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका विजन काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट के बॉडी के अंदर हमें ईचिंग जैसे कंडीशन भी दिखाई देते हैं। और अगर डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो कुछ डायबिटिक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी कंडीशन हो जाता है, यानी कि पेशेंट का जो रेटिना है वो हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि डायबिटीज को बिना किसी मेडिसिन एंड ड्रग के जरिए किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है हेल्थी डाइट। किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को अपना डाइट काफ़ी ज़्यादा हेल्थी रखना चाहिए, यानी कि ऐसे पेशेंट को हेल्थी फूड कंज्यूम करना चाहिए जिसके अंदर फाइबर का क्वांटिटी थोड़ा हाई हो। ऐसे पेशेंट को शुगर वाले फूड या फिर ऐसे फूड्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स के लेवल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इन सब खाने को अवॉइड करना चाहिए या तो पूरी तरह से कम कर देना चाहिए। इसके बाद है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को दिन में 30 मिनट तक माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करने चाहिए, यानी कि ऐसे पेशेंट को वॉकिंग जैसे एक्सरसाइज करने चाहिए। इसके बाद है वेट मैनेजमेंट। डायबिटिक पेशेंट को अपना वेट अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। अगर पेशेंट का वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा वेट की वजह से भी डायबिटीज़ का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद है अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या तो पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन से ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है और जिसकी वजह से डायबिटीज़ कंडीशन और ज़्यादा खराब हो सकता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट को स्मोकिंग एंड अल्कोहल पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल अच्छे तरीके से मैनेज होगा। इसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट। डायबिटिक पेशेंट को अपना स्ट्रेस भी अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए।
स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डायबिटिक पेशेंट योगा या फिर मेडिटेशन जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। लास्ट है एडिक्वेट स्लीप। डायबिटिक पेशेंट को दिन में कम से कम 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। इससे क्या होगा, पेशेंट का हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा और पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल भी मैनेज रहेगा। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि डायबिटीज को मेडिसिन एंड ड्रग का यूज करके किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है इंसुलिन थेरेपी। इसके एग्जाम्पल है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये ड्रग उन पेशेंट को दिया जाता है जिन पेशेंट के बॉडी के अंदर इंसुलिन पूरी तरह से कम हो चुका है एंड पेशेंट को इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो चुका है। ये ड्रग पेशेंट के बॉडी के अंदर जाते हैं एंड इंसुलिन की कमी को पूरा करते हैं और पेशेंट के बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है बाइगुआनाइड। इसके एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन। ये ड्रग हमारे लीवर के अंदर ग्लूकोज प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। जब लीवर के अंदर ग्लूकोज प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो हमारे ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज का लेवल या फिर शुगर का लेवल वो भी अच्छे तरीके से मैनेज होने लगता है। इसके बाद है सल्फोनिल यूरियास। इसके एग्जाम्पल है ग्लिबिनक्लेमाइड एंड ग्लिपिसाइड। ये ड्रग पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं उन बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं और स्टिमुलेट होने की वजह से बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल भी मैनेज होना चालू हो जाता है। इसके बाद है थायाजोलिडिन डायोन। इसके एग्जाम्पल है पायोग्लिटाजोन। ये ड्रग हमारे मसल एंड फैट टिश्यूज के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं और जब इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा मसल एंड फैट टिश्यूज के अंदर तो से इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होगा तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल भी धीरे धीरे मैनेज होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है DPP-4 इनिबिटर्स। इसका एग्जांपल है सीटाग्लिप्टिन। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहांस करते हैं और जब इंसुलिन का सिक्रेशन एनहांस होगा तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल भी धीरे धीरे मैनेज होना चालू हो जाता है। इसके बाद है SGLT2 इनिबिटर्स। इसके एग्जाम्पल है कैनाग्लिफ्लोजिन। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के एक्सक्रीशन को प्रमोट करने का काम करते हैं, यानी कि ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर यूरिन के जरिए ग्लूकोज को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल या फिर शुगर का लेवल मैनेज होना चालू हो जाता है। इसके बाद है GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट। इसके एग्जाम्पल है लिराग्लुटाइड। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहांस करते हैं और जो भूख होता है यानी कि जो एपेटाइट होता है पेशेंट का उसको भी रिड्यूस करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे मैनेज होना चालू हो जाता है। लास्ट है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स। इसके एग्जाम्पल है अकारबोस। ये ड्रग इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं और जब कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन डिले होगा तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल भी कम होता है एंड शुगर लेवल अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। यहाँ पर डायबिटीज चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है।